सो हेलो एंड वेलकम एंड नाउ दिस इज और विजय है और दोबारा से आप सभी का स्वागत है ये पाठशाला के चैनल में। चैप्टर 7 है ये और चैप्टर का नाम आप देख सकते हैं राइज ऑफ द पॉपुलर मूवमेंट। यानी कि इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने की कोशिश करेंगे वो सारे चैप्टर में जो 1990 या 80 के दशक के टाइम पीरियड के अंदर जो मूवमेंट इंडिया के अंदर चले थे और ये मूवमेंट इंडिया के लिए इतने ज़्यादा ज़रूरी इसलिए हो सकते हैं कि इससे हमारे बेसिक जो मैं कह सकता हूँ इंडिया के अंदर लोगों को सीखने को क्या मिलता है। देखिए संविधान जो है ना कहीं हमें एक तरीके का अगर कोई सरकार गलत काम करती है तो हम प्रोटेस्ट के अकॉर्डिंग अपनी भावनाओं को अपनी फीलिंग्स को दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में यही दिखाने की कोशिश करी गई है कि कैसे समय समय पे इस देश के अंदर 1980 और 90 के दशक में बहुत सारे आंदोलन हुए हैं और उन आंदोलन से हमें सीखने को क्या मिलता है और एट प्रेजेंट टाइम हमारे देश के अंदर भी मूवमेंट होते रहते हैं जिससे हम सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो मेरा नाम विजय है, आप ये पाठशाला चैनल को देख रहे हैं। इसी पाठशाला चैनल के ऊपर आपको राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट यानी कि वीडियो का पहला लेक्चर अपलोड होगा और उसमें आपको बताया जाएगा किस तरीके से मेन चैप्टर का कंटेंट क्या है। इफ़ यू आर न्यू इन दिस चैनल तो आप टेलीग्राम से हमारे ये नोट्स ले सकते हैं। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं फॉर द इंपॉर्टेंट अपडेट, ठीक है, वहाँ पे भी आप जाके देखिएगा। सो इन दिस चैप्टर हम पूरी तरीके से ये देखने की कोशिश करेंगे पॉपुलर मूवमेंट के बारे में। कहने का मतलब सिंपल सा है, पॉपुलर मूवमेंट इन द सेंस जो मोस्ट पॉपुलर मूवमेंट 1990 और 80 के दशक में हुए थे। मतलब ऐसा नहीं है कि इससे पहले कोई मूवमेंट हुए नहीं थे, बट ये एक ऐसा दौर था इंदिरा गांधी की सरकार के बाद। अगर आप देखें तो 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार आई थी और 1980 के बाद 84 तक इंदिरा गांधी जी रहती है, देन राजीव गांधी आते हैं और उसके बाद फिर 90 के दशक में तो गठबंधन की सरकार बहुत जोरों शोरों से चलने लगती है। लेकिन ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड पॉपुलर मूवमेंट जो हुए थे, स्ट्रगल कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं, विच सेक्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी हैव दे मोबिलाइज्ड। कहने का मतलब जो भी ये आंदोलन चले हैं, मूवमेंट चले हैं, इन सभी मूवमेंट से समाज में कौन सी सोसाइटी के हिस्से के लोगों के ऊपर ज़्यादा फर्क पड़ा है, हम वो भी इस पूरे चैप्टर में देखेंगे। हम ये भी देखेंगे व्हाट इज द मेन एजेंडा ऑफ दिस मूवमेंट। अगर कोई भी एजेंडा चलाया जा रहा है, मतलब अगर ये मूवमेंट करे जा रहे हैं तो ये मूवमेंट किस एजेंडा बेस्ड थे। क्या ये लोगों के राइट्स पे बेस्ड थे या शराबबंदी पे बेस्ड थे या मैं कह सकता हूँ ताड़ी विरोधी मूवमेंट था या इन्वायरमेंटल बेस्ड था, वाटर बेस्ड था, किस बेस्ड पे, किस एजेंडे के ऊपर पूरे चैप्टर के अंदर काम किया जा रहा था या किस एजेंडे के ऊपर ये मूवमेंट चलाए जा रहे थे, हम वो भी इसमें देखने की कोशिश करेंगे। और व्हाट रोल डू दे प्ले इन द डेमोक्रेटिक सेटअप लाइक आर्स। तो यानी कि अगर ये जितने भी मूवमेंट हुए हैं उसने डेमोक्रेटिक सेटअप यानी कि जो डेमोक्रेसी है उसकी व्यवस्थाओं को कैसे हिला के रख दिया या कैसे बताने की कोशिश करी कि समाज के अंदर अगर ये चीज़ें हो रही है, समाज के अंदर अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो उसने लोकतंत्र की जड़ों को कैसे इफेक्ट करा या हमारे संविधान में जो एक डेमोक्रेसी सिस्टम है उसको कैसे प्रभावित करा। इन सभी मूवमेंट ने वो सब हम देखने की कोशिश करेंगे। ओके, तो कहने का मतलब इन दिस चैप्टर देयर आर लॉट ऑफ मूवमेंट। और 80 और 90 के दशक में तो पता नहीं क्या क्या हुआ था। ये वही दौर था जब भारत के अंदर महाभारत या रामायण जैसी कथाएं 1990 के टाइम पीरियड में टेलीविजन पे आनी चालू हुई थी। इससे पहले बिल्कुल भी नहीं था ऐसा कुछ भी, मतलब लोगों के पास फ़ोन भी प्रॉपर नहीं हुआ करते थे। लेकिन फिर भी जो मूवमेंट थे जो हमें बहुत कुछ सिखा के गए, सरकार को समझा के गए, लोकतंत्र की व्यवस्था को मजबूत करके गए, संविधान की जड़ों को मजबूत करके गए। और याद रखिएगा किसी भी देश के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन अगर आंदोलन को फेस कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन और मजबूत हो रहा है। ठीक है, तो हम यही समझने की कोशिश करेंगे पूरे चैप्टर के अंदर एंड आई होप यू क्लियर, आपको क्लियर मैपिंग समझ में आ चुकी होगी चैप्टर में क्या है। इस वीडियो के पहले लेक्चर के अंदर हम पूरी तरीके से आपको एक पार्ट बताने की कोशिश करेंगे और वहां से फिर हम स्टार्ट करेंगे। सो यू कैन सी दिस देहरादून उत्तराखंड। देहरादून इज द कैपिटल ऑफ द उत्तराखंड, यू नो दैट। ये दिस इज द प्लेस जहां से ये कहानी स्टार्ट होती है। हालांकि ये कहानी चमोली डिस्ट्रिक्ट के आसपास की है। चमोली इज द प्लेस जहाँ से आपको पता है आज की डेट में बहुत फेमस सिंगर बहुत फेमस हो रहे हैं। सिंगर का नाम है जुबिन नौटियाल और वो चमोली डिस्ट्रिक्ट में ही रहते हैं। तो जो बच्चे उत्तराखंड के आसपास के हैं तो उन्हें पता होगा चमोली डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है। ओके, चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड का एक ऐसा गांव है, जिला है सॉरी, जहाँ पे बहुत सारे गांव आते हैं। हालांकि कहानी उत्तराखंड के आसपास की स्टोरी बताई जाती है। 1973 की बात है ये और 1973-83 उस टाइम पीरियड की बात है ये। एग्जैक्टली अभी वीडियो आएगा तो समझ में आता रहेगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि उस चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर 3 गाँव से इसकी शुरुआत होती है और यहाँ पे मेन
लीडिंग कैरेक्टर और मेन पर्सन जिन्होंने इस मूवमेंट को काफी आगे बढ़ाने की कोशिश करी वो थे चंडी प्रसाद भट्ट, उसके बाद गौरा देवी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, लेडी है ये। उसके बाद सुंदर लाल बहुगुणा, याद रखिएगा सुंदर लाल बहुगुणा, जिन्होंने अपना पूरा लाइफ समर्पित कर दिया इस मूवमेंट को चलाने में या पेड़ पौधों को बचाने में। ठीक है, तो चमोली डिस्ट्रिक्ट से कहानी स्टार्ट होती है। चंडी प्रसाद भट्ट जी, गौरा देवी जी, सुंदरलाल बहुगुणा जी जो पूरी तरीके से इस मूवमेंट की शुरुआत कर देते हैं। एंड द मूवमेंट नेम इज चिपकू मूवमेंट। अभी चिपकू मूवमेंट किस हिसाब से पढ़ा, लेट मी स्टार्ट दिस। देखिए ये इमेज है जो आपकी बुक के अंदर इस्तेमाल करी गई है एंड द लेडी नेम इज गौरा देवी। आप देख सकते हैं चिपकू आंदोलन संघर्ष में यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश करी गई है कि इस आंदोलन में कैसे सारी महिलाएं जो है पूरी तरीके से एक इस मूवमेंट को एक नई दिशा में लेके जा रहे हैं और मेन मकसद था पेड़ों को बचाना। देखिए जिस तरीके से गाड़ियां बढ़ती जा रही है समाज के अंदर तो उस तरीके से आपको पता है कि पूरी तरीके से ऑक्सीजन का लेवल गिरता जा रहा है और क्या कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड पूरी तरीके से फैल चुकी है और कितना जरूरी है हमारे पर्यावरण के लिए बचाने के लिए, क्योंकि अभी भी आपको पता है कि दिल्ली के अंदर अभी इतना ज्यादा प्रदूषण हो चुका है कि जिस हवा में सांस ले रहे हैं वो हवा भी पॉल्यूटेड हो चुकी है। तो इसलिए स्मोक टावर दिल्ली के अंदर अभी रिसेंटली लॉन्च करा गया है और लगाया गया है सेटअप। तो सोचिए उस टाइम पीरियड पे अगर ये पेड़ वेड़ कट जाते हैं उत्तराखंड जैसे इलाकों के अंदर तो कितना नुकसान होगा। तो इसीलिए इस पे बेस्ड था ये। गौरा देवी ये है, आप ये देख सकते हैं सुंदरलाल बहुगुणा जी, द पर्सन नेम है सुंदरलाल बहुगुणा जी। रिसेंटली अब इनकी डेथ हुई है लेकिन इन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित करा पूरी तरीके से किसको बचाने के लिए, पेड़ पौधों को बचाने के लिए। तो यहाँ पे एक कहानी थी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, देखिए जो पेड़ पौधे कट जाते हैं टूट जाते हैं, तो चमोली डिस्ट्रिक्ट के आसपास 3-4 गांव के लोग थे, उन्होंने कहा कि ये जो पेड़ कट गए हैं टूट गए हैं, बाढ़ में बह रहे थे या कोई लैंडस्लाइड हुआ तो पेड़ खराब हो गया, तो वहाँ का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो होता है ना इन सारे पेड़ की निगरानी रखता है और सारे पेड़ के रखने की जिम्मेदारी, केयरिंग करने की जिम्मेदारी वहाँ के देहरादून के जो उत्तराखंड वन विभाग है उसके क्या कहते हैं अंडर में रहती है। तो वहाँ के लोकल लोग ये कह रहे थे कि भाई आप ऐसा कर दीजिए कि अगर ये पेड़ तो वैसे ही खराब है, ये पेड़ अगर खराब है तो सिंपल सी बात है आप इन पेड़ को हमें दे दीजिए और हम इसके इक्विपमेंट जो होते हैं जो एग्रीकल्चर में काम आएंगे या लोकल लोगों की लाइफ को और आसान कर सकते हैं, हम उन लकड़ियों के थ्रू वो बनाना चाहते हैं। हाँ वो बनाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे कृषि उपकरण बनाने के लिए ग्रामीण को राख के पेड़ को गिराने से मना कर दिया। कहने का मतलब वहाँ पे कुछ पेड़ खराब थे, कुछ पेड़ों को काटना था किसानों को और कहा रहे थे कि वो लोग कृषि के चीजों में काम आएगा। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, उत्तराखंड वन विभाग ने पूरी तरीके से इसको मना कर दिया कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप ऐसे किसी पेड़ को काट नहीं सकते हैं या किसी पेड़ को आप ले जाके अपने एग्रीकल्चर पर्सनल यूज के लिए नहीं कर सकते हैं, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कहते हैं कि सरकारी काम है वगैरह वगैरह। लेकिन यहां तक तो चलो समझ में आता है कि उन्होंने मना कर दिया, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम उठ खड़ी जब होती है जब यहां पे सेम लैंड को द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अलॉटेड द सेम पिच लैंड टू स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग फॉर द कमर्शियल यूज। स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, स्पोर्ट्स के सामान बनाते हैं, बैट बल्ले, उसके बाद जो भी और भी चीज़ें होती है, हॉकी या जो भी चीज़ें हो सकती है स्पोर्ट्स की तो बहुत सारी चीज़ें होती है, स्टंप है, उनको कमर्शियल यूज़ करने के लिए सेम उत्तराखंड के वन विभाग के लोगों ने पूरी तरीके से लैंड जो थी अलॉट कर दी। तो एक तरफ जहाँ किसान चाह रहे थे कि एग्रीकल्चर की चीज़ों के लिए हमें दे दीजिए, वहाँ पे बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने क्या करा, वन विभाग ने क्या करा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उसको कमर्शियल यूज़ के लिए स्पोर्ट्स कंपनी को सेम लैंड अलॉट कर दिया, जो बिल्कुल गलत था, विच इज़ अगेंस्ट ठीक है, जो बिल्कुल गलत था, जो ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन हुआ यहाँ पे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। और उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे द विलेजर्स स्टार्टेड टू प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल सून सेपरेट अक्रॉस द स्टेट। पहले 3 गांवों में स्ट्रगल चला, उसके बाद चमोली डिस्ट्रिक्ट के आसपास के जब ये स्ट्रगल फैला तो एकदम से ये डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही क्या पूरे के पूरे स्टेट के अंदर, उत्तराखंड पूरे स्टेट के अंदर ये पूरी तरीके से फैल गया। और जब पूरी तरीके से फैल गया तो स्प्रेड इतना ज़्यादा हुआ इस मूवमेंट का, फिर आप देख सकते हैं कि पूरे राज्य के अंदर महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, उन्होंने आके पूरी तरीके से पेड़ों को बचाने की शुरुआत करी। उनको लगता है कि अगर ऐसे कमर्शियल यूज के लिए स्पोर्ट्स कंपनी को अगर पेड़ दे देंगे काटने के लिए तो सोचिए कितने पेड़ कट जाएंगे, और पेड़ कट जाएंगे तो पेड़ कटने की वजह से लैंडस्लाइडिंग प्रॉब्लम, जॉब की प्रॉब्लम, रहने की प्रॉब्लम, बायोडाइवर्सिटी की प्रॉब्लम, जो लोग उसके अंदर रह रहे हैं जीव जंतु उनको रहने की प्रॉब्लम, उसकी वजह से जो शेल्टर लोगों को मिल रहा है उसकी प्रॉब्लम, मतलब एक प्रॉब्लम नहीं बहुत सारी प्रॉब्लम जड़े हो सकती थी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इस आंदोलन ने वनों की कटाई को रोकने के लिए गांव के पुरुष और महिलाओं जो थे पूरी तरीके से पेड़ से लिपट गए और उसके बाद ठेकेदार को कहा कि भैया तू पेड़ नहीं काट सकता।
किसको कहा? ठेकेदारों। कौन? जो स्पोर्ट्स कंपनी ने पूरी तरीके से सरकार से वो जगह अलॉट कर ली थी। यहाँ पे दिखाई देता है कि जनता, जिसके पास जनता है लोग उसकी सुनता है। तो सेम यहाँ पे यही सीन हुआ कि जनता ने अपना प्रोटेस्ट दिखाया और समझ में आया लोगों को कि हाँ भाई यहाँ पे अभी हम इनके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। तो ये काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा। ग्रामीण वासियों ने डिमांड करी कि भाई ऐसा नहीं है, नो फॉरेस्ट वाज एक्सप्लोटेड कॉन्ट्रैक्टर आउटसाइड। लोगों ने कहा कि किसी भी ज़मीन का हिस्सा किसी भी फॉरेस्ट के बंदे को नहीं दिया जाएगा, और पूरी तरीके से नहीं दिया जाएगा तो सिंपल सी बात है, आउटसाइडर को तो नहीं दिया जाएगा। आउटसाइडर को कोई मतलब ही नहीं बनता है। और यहाँ पे लोकल कम्युनिटी शुड हैव कंट्रोल ओवर नेचुरल रिसोर्स लाइक लैंड, वाटर एंड फॉरेस्ट। और लोकल कम्युनिटी का ही अधिकार है कि वो वहाँ की ज़मीनों का, जंगलों का, पानी का, झरने का, एवरीथिंग विच इज बिलोंग टू देम एंड देयर एंशेंटर, वो पूरा हक सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के पास ही है। सो दैट इज वाई यहाँ पे ये हुआ। और उन्होंने पूरी तरीके से, आप देख सकते हैं, सुंदरलाल भगवान ने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चलाया, मूवमेंट चलाया। और यहाँ पे गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड लो कॉस्ट मटेरियल टू द स्मॉल इंडस्ट्रीज। वो यही कर सकते हैं, छोटी छोटी जो इंडस्ट्रीज होती है उनको बेनिफिट दे। कोई ऐसे कोई जाइंट नहीं आ जाएगा बाहर से जो पूरी तरीके से इसका बेनिफिट ले और इसका फायदा उठा सके। तो इसीलिए यहाँ पे डिमांड चली, लोगों ने काफ़ी लंबा प्रोटेस्ट चलाया। काफ़ी लंबा प्रोटेस्ट चलाने के बाद गवर्नमेंट को कहा गया कि गवर्नमेंट शुड इंश्योर डेवलपमेंट इन द रीजन विदाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। और यहाँ पे अगर पेड़ काटे जाएंगे तो आप सोचिए कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और फिर वहाँ पे जो लोगों की क्या कहते हैं, जॉब की प्रॉब्लम हो रही थी, फिर लोगों को माइग्रेट करना पड़ रहा था वनों की कटाई की वजह से, उनकी लाइफ इम्पैक्ट पड़ रही थी। तो सरकार को ये भी कहा गया कि जिन लोगों को जॉब की प्रॉब्लम है तो उनके मिनिमम वेजेस की सिक्योरिटी भी सरकार के पास होनी चाहिए या सरकार को करनी चाहिए। तो ये एक ऐसा मूवमेंट था जिसमें महिलाओं ने पहली बार बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। आपको याद होगा सिविल डिसओबेडिएंस मूवमेंट ही एक ऐसा मूवमेंट था जिसमें गांधी जी के साथ कभी महिलाएं बढ़ चढ़ के आई थी। सेम ये चिपकू मूवमेंट जो था, ये चिपकू मूवमेंट के अंदर भी महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे वनों के जो ठेकेदार थे उनको जो अल्कोहल मिलता था वो वहाँ के लोकल आदमियों के द्वारा सप्लाई करा जाता था। और यहाँ पे महिलाएं भी इस तरीके से घरों से बाहर निकलना चालू कर दिया। इवन उन्होंने शराबबंदी पे भी रोक लगवाई। मतलब चिपकू मूवमेंट की वजह से, एक की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो थी वो हुई। महिलाओं ने शराबबंदी आंदोलन भी छेड़ दिया। उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्टर जो है लोकल लोगों से वहाँ से शराब मंगवाते हैं, जिससे हमारे घर के जो पुरुष हैं या हमारे घर का जो एनवायरनमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता जाता है। तो उसी वजह से ये भी किया गया। तो फाइनली काफी लंबे समय तक चला इस आंदोलन की जीत हुई। हिमाचल प्रदेश के रीजन के अंदर 15 साल से ये चल रहा था। उसके बाद दैट फाइनली गवर्नमेंट ने इशू करा एक बिल और ये कहा कि भाई अब हम पेड़ नहीं कटवाएंगे। जो भी स्पोर्ट्स कंपनी है जो कमर्शियल यूज के लिए इन पेड़ों का इस्तेमाल करना चाहती थी उसको हम पूरी तरीके से 15 साल के लिए बैन कर देते हैं। 15 साल के लिए इसको बैन कर दिया गया। और 15 साल के बैन करने के बाद ऐसा कहा जाता है कि उस टाइम पीरियड पे इंदिरा गांधी की सरकार थी। इंदिरा गांधी की सरकार ने बोला कि हिमाचल प्रदेश के रीजन के आसपास, चंगलू डिस्ट्रिक्ट के आसपास पूरी तरीके से ये जो पेड़ों की कटाई हो रही है 15 साल के लिए बंद कर दी जाएगी। तो दोस्तों ये था आपका चिपकू मूवमेंट। इस चिपकू मूवमेंट के अंदर आप इंपॉर्टेंट डेट याद रखिएगा, किरदार याद रखिएगा, सिचुएशन आपको पता चल चुकी है, कहानी आपको पता चल चुकी है। समय समय पे चिपकू मूवमेंट वैसे भी होते रहना चाहिए, क्योंकि भाई आपको पता है ना कि अर्थ के ऊपर अगर पेड़ नहीं है तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिल सकता, और पेड़ से ही हमारा जीवन है। जैसे जल ही जीवन है वैसे वन ही जीवन है, आपको पता ही है। और दिल्ली के अंदर भी क्या कहते हैं चिपकू मूवमेंट अभी रिसेंटली हुआ था। उसके पीछे रीज़न यही था कि अगर हम इकोलॉजिकल सिस्टम को ही बर्बाद कर देंगे तो उससे कनेक्ट होने वाली जितनी भी चीज़ें होती है, हमारी लाइफ खुद भी वन से जुड़ी होती है। अगर एक बारी में हम लाखों लाखों पेड़ कटवा देंगे तो इस धरती का विनाश होना बहुत ही जल्दी तय है। तो वो नहीं होना चाहिए। दैट इज़ वाई हम पूरी तरीके से कोशिश करते हैं ये सारी चीज़ों के लिए। ठीक है, तो यही था इस चैप्टर के अंदर, और सॉरी इस पार्ट के अंदर। वीडियो के अगले पार्ट में मिलेंगे जल्दी। ठीक है, सो दिस इज इट इन दिस वीडियो, और मिलते हैं अब अगली पार्ट में। सो जय हिंद, जय भारत।